वो धमकी याद है जब इलाइट परिवार ने एफिन के घर को सैनिकों से घेर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि लूना उसे एकेडमी में दाखिला न दिला सके। सिल्विया को सब पता है। वो जानती है कि उसके पिता ने क्या किया और क्यों किया। वो भी चाहती थी वो आर्चमेज थ्रोन हर कीमत पर, लेकिन एफिन के वो शब्द, वो नजरिया, वो गर्व अब भी उसे भीतर तक चुभते हैं। गिल्टियन आगे कहता है, मुझे उस लड़की की नहीं, प्रोफेसर डेकुलिन की चिंता है। वो आदमी कभी जीनियस था। अगर उसने फिर से उड़ान भरी तो कोई नहीं रोक पाएगा उसे। सिल्विया चुपचाप सर झुका लेती है, क्योंकि वो खुद ये बात पहले ही महसूस कर चुकी है। वो एक्सप्लोजन याद है जहां उसने एफिन की माना को लिटाया, लेकिन साथ ही एक ट्रैप भी सेट किया था, एक वॉइड जो उनकी माना क्लैश के बाद फटने वाला था। वो ट्रैप इतना सावधानी से बनाया गया था कि कोई देख ही ना सके, लेकिन डेकुलिन ने तब जो नज़र डाली थी वो सीधी उसकी आत्मा तक उतर गई थी। वो समझ गया था सब कुछ, ट्रैप सेटअप, मोटिव, सब कुछ। फिर भी उसने दोनों को बचाया, एक तीसरा रास्ता चुना। वो नज़र, वो ठहराव दरअसल एक वार्निंग थी, एक चुपचाप दिया गया इशारा। मेरे खेल के नियमों में रहो। उसने शुरू में तो डेकुलिन की काबिलियत को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन अब वो सोचने लगी थी ये आदमी असल में है कौन। कुछ दिन यूं ही निकल गए और अब हम देखते हैं डेकुलिन का एकदम शानदार अंदाज। ये आदमी लिटरली ब्रूस वेन की जिंदगी जी रहा है। क्लासी सूट्स, एक्सपेंसिव स्टाइल, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ, पूरे कॉन्फिडेंस में। उसके चेहरे पर वही ठंडी सी मुस्कान जो बताती है कि वो अपने फैसले से पूरी तरह खुश है। एफिन की मदद करना उस वक्त उसका सबसे सही कदम था, क्योंकि उस एक डिसीजन से उसने ना सिर्फ अपने लिए एक डेथ रूट मिटा दिया, बल्कि स्टोर करेंसी भी बढ़ा ली। हाँ, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एफिन इतनी जल्दी सामने आ जाएगी, पर पहले एनकाउंटर से ही उसने समझ लिया था वो लड़की शुरुआत से ही हॉस्टाइल थी। और अब जबकि उसने सिल्विया को भी अपना दुश्मन बना लिया है, फिर भी ये कदम इस वक्त का सबसे सही मूव था। थोड़ा आगे बढ़ते हुए, डेकुलिन वैसे तो सोशल इवेंट्स में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन स्टोर पॉइंट्स के लालच में वो मौका हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता। आखिर उसे एक साइड क्वेस्ट मिला था, फ्लावर ऑफ न्यू ईयर इवेंट अटेंड करने का, जिससे उसे हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता था। फिलहाल उसके पास 5 करेंसी पॉइंट्स चाहिए शॉप तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो फिलहाल मेन कैरेक्टर से इंटरैक्शन पर ध्यान दे रहा है। गाड़ी रुकती है और डेकुलिन पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पर, एक रॉयल सी पार्टी में। जगह पर सिर्फ नोबल्स हैं, उनकी महंगी हंसी, चकाचौंध और चमकती हुई आंखें। वो अंदर कदम रखता है और सब उसे सम्मान के साथ ग्रीट करते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पर जिनसे इंटरैक्शन करना वाकई ज़रूरी है। उनमें से एक नाम बाकी सब पर भारी था, आई हेल्प। वो वही कैरेक्टर था जिसे किम वुजिन ने खुद गेम में मॉडल किया था। डेकुलिन मन ही मन सोचता है, आना तो सही हुआ, शायद काम बन ही जाए। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक उसका नाम पुकार देता है, प्रोफेसर डेकुलिन। और बस पूरा हॉल उसकी तरफ मुड़ जाता है, हर नज़र अब उसी पर टिक जाती है। कुछ ही सेकंड में पार्टी गूंज उठती है, चीयर्स, क्लैप्स और एक्साइटमेंट से। वो ठंडा और कॉन्फिडेंट फील जो डेकुलिन को कुछ वक्त पहले तक था, अब एक पल में टूट चुका था। तभी किसी कोने से उसे एक नाम सुनाई देता है, गणेशा। वो तुरंत उस आवाज़ की दिशा में बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कहानी में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे इंटरैक्शन नहीं किया तो बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है। वो क्राउड को ध्यान से स्कैन करता है, पर गणेशा दिखाई नहीं देती। उसका दिल थोड़ा बेचैन होने लगता है। अब तो ये चांस हाथ से गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो डरावनी एडवेंचरर उसके ठीक पीछे खड़ी है। इस वक्त कहानी में वो 5वीं सबसे ताकतवर कैरेक्टर के तौर पर जानी जाती है। डेकुलिन उसे आखिरकार ऊपर बालकनी पर देख लेता है। स्कारलेट बाल, ठंडी निगाहें और रॉयल पोस्चर में खड़ी हुई वो तुरंत कदम तेज करता है, लेकिन तभी आई हेलम बीच में आ जाता है। उस पल पर जब उसे सबसे ज्यादा चलबाजी थी। आई हेलम रॉयल पैलेस का एक्सक्लूसिव मेज है, मोनार्क रैंक यानी डेकुलिन के बराबर। वो हंसते हुए प्रवोक करता है, अरे महान प्रोफेसर को मेरा नाम अब भी याद है। फिर बिना वक्त गवाए वो रिसर्च की बात छेड़ देता है और कुछ बदनाम रूमर्स का जिक्र करता है। वो ताना मारता है, 3 साल से तुम्हारा रिसर्च रुका हुआ है, लोग अब तुम्हारी एबिलिटीज पर शक करने लगे हैं। कितना बेशर्म आदमी है, आदमी के मुंह पर खड़ा होकर इंसल्ट कर रहा है। असल में आई हेल्म और डेकुलिन एक वक्त पर यूनिवर्सिटी के साथी थे, पहले काफी करीब थे। लेकिन जब डेकुलिन हेड प्रोफेसर बना, जेलसी ने आई हेल्म को अंदर तक खा लिया। अब वही जलन उसी की जुबान से झर बनकर निकल रही थी। लेकिन डेकुलिन एकदम शांत, कूल एज ए ककुम्बर, ना कोई गुस्सा ना कोई जवाब,
क्योंकि सच तो ये है, रूमर्स में झूठ कुछ था ही नहीं। वो बस मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो, जो कहना है कह लो। लेकिन तभी उसकी नज़र घूमती है, और शौक, गनीशा वहां से जा चुकी है। बेचारा बस एक ही काम के लिए आया था आज, उसे मिलना, और अब वो मौका उस मूर्ख की बकवास में चला गया। डिक्युलेन झुंझुगाते हुए उसके पास से गुजरता है और बिना पलटे कहता है, तू सड़ा हुआ चीज का टुकड़ा है। और सच कहूं, ये इंसल्ट इतनी परफेक्ट थी कि अब से मैं उसे बस एक ही नाम से पुकारूंगा, रॉटन चीज। प्रोफेसर अब एक शब्द भी नहीं बोलता, बस चुपचाप उस भीड़ से निकल जाता है ताकि गनीशा से मिल सके, क्योंकि अगर वो निकल गई तो शायद ये मौका फिर कभी ना मिले। उसकी पूरी योजना अब गड़बड़ा चुकी थी, सब कुछ बिखर रहा था। उधर पार्टी में लोग इधर उधर पूछने लगे, प्रोफेसर कहाँ गए? अंदर ही अंदर डिक्युलेन तो उस रॉटन चीज का काम वहीं खत्म कर देना चाहता था, पर लोगों की मौजूदगी में वो बस अपनी झुंझलाहट निगल गया। लेकिन तभी एक जानी पहचानी गहरी आवाज उसके पीछे से आती है, डिक्युलेन। वो पल भर को रुकता है, वो यकीन नहीं कर पाता। गनीशा ठीक उसके पास खड़ी थी। वो मुस्कुराती है, पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? डेकुलन हल्की हंसी में झूठ बोल देता है, नहीं, बस रास्ता भटक गया था। पर वो उसकी बात पर हल्के से चकल कहती है, झूठ बोलने में भी तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे, है ना? उसके लहजे में हल्की चिढ़ भी थी और कुछ पुरानी फैमिलियरिटी भी। यहीं से साफ हो गया, ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। गनेजा फिर थोड़ा झुककर सॉफ्टली बोलती है, पिछले मिशन में एक गड़बड़ कर दी थी मैंने, माफ करना। वो रिक्वेस्ट करती है कि उस बात को अब भूल जाए। अब ये साफ हो चुका था, उनके बीच पहले के मिशंस पर काम हुआ करता था। वो फिर से अपॉलॉजी देती है, वो बच्चा बहुत टैलेंटेड था, पर मेरे लगाव ने सब बिगाड़ दिया। असल में वो उसी बच्चे को डेकुलिन के हवाले करने से मना कर बैठी थी। अब किम वुजिन, जो इस वक्त डेकुलिन के शरीर में है, क्यूरियोसिटी से सब समझ रहा था। असल डेकुलिन उस बच्चे को अपने नाम पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, अपनी फेम बनाए रखने के लिए। तभी गनेजा अचानक गंभीर होकर पूछती है, तुम कब तक ये मुखौटा लगाए रहोगे? कब तक ऐसे ही रहोगे? उसके लहजे में सॉफ्टनेस भी थी, लेकिन सवाल सीधा दिल पर जा लगा। वो पल भर को चुप हो जाता है, सोचने लगता है, क्योंकि सच्चाई ये थी, इस शरीर का असली डेकुलिन पहले वायलेंट था। अपने ईगो और पावर के लिए किसी को भी चोट पहुंचा देता था, लोगों का भरोसा तोड़ चुका था, दुश्मन बना चुका था। लेकिन अब जो आदमी इस शरीर में है, उसने तय कर लिया है, वो अब एक अलग जिंदगी जिएगा। गनेजा हैरान रह जाती है। वो तो उम्मीद कर रही थी कि वो उस पर चिल्लाएगा, उसे धमकाएगा, और इसके बजाय उसने शांति से कहा, मैं अब वैसा नहीं रहना चाहता। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही आदमी है या इसने सच में अपना रास्ता बदल लिया है? असल में किम वुजिन खुद भी हैरान है, क्योंकि अगर पुराने डेकुलिन की आत्मा होती तो वो अब तक इस औरत पर हमला कर चुका होता। इतनी ताकतवर इंसान पर हाथ उठाने का मतलब होता सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्योंकि गनेजा कोई आम एडवेंचरर नहीं, उसका शरीर लगभग इनविंसिबल और मार्शल आर्ट्स में वो मास्टर लेवल की थी। कह सकते हो वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की लिमिट तक पहुंच चुकी। किम वुजिन ये सोचकर राहत की सांस लेता है, अच्छा हुआ कि मैं वो नहीं हूं जो पहले था, वरना आज की रात मेरी आखिरी होती। गनेजा दूसरी तरफ उसे घूर रही है। क्या इस आदमी ने सिर पर चोट खाई है या कुछ खराब खा लिया है आज? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। डिकुलेन अब आज के अपने मकसद पूरे कर चुका था। वो बस विनम्रता से सिर झुकाता है और जाने लगता है। पीछे से गणेशा आवाज लगाती है, तो तुम सच में अब किसी को मेरे पीछे नहीं भेजोगे? वो रुकता है, पीछे देखता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, वो मेरे स्तर से नीची है। उसकी ये बात सुनकर गणेशा कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके पास जवाब ही नहीं बचता। वो वापस हॉल की ओर लौटता है, सोचते हुए कि वो चाहता तो यूक्लाइंस की पावर से उसे गिल्ड के जरिए दबा भी सकता था, लेकिन वो जानता है ऐसा करना उसके डेथ वेरिएबल्स को और बढ़ा देगा। और तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, डेथ वेरिएबल प्रिवेंटेड। वो सिहर उठता है, मतलब मैं आज मारा जाने वाला था। उसे एहसास होता है सिर्फ एक कैजुअल सोशल इवेंट में भी उसके सिर पर डेथ फ्लैग्स लटके हुए हैं। सिर्फ एक गलत शब्द और सब खत्म। सीन शिफ्ट होती है एक एडवेंचरर पर जो जूली की रिलेटिव है। जूली कमरे में बैठी बेहद चिड़चिड़ी और परेशान नजर आ रही है। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में थकान, और ये साफ है कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसका पूरा मूड खराब कर दिया है। वो लड़की एकदम सीधे लहजे में पूछ बैठती है, तो जूली, तुम्हारी फियोंसे के साथ कुछ प्रगति हुई या अब भी वही हाल है?
बस ये सुनते ही जूली का शरीर झटका खा जाता है। वो हड़बड़ा कर बोलती है, तुम्हारा मतलब प्रोफेसर डिकुलेन से है? क्योंकि हाल ही में उनके बारे में कुछ अफवाहें फैल रही थीं। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ झलकती है। वो गुस्से में कहती है, हमारा रिश्ता तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और ये पहली बार था जब जूली ने ये बात जोर से सबके सामने कबूल की थी। तभी माहौल में थोड़ी हलचल होती है। पार्टी के बीचों बीच डिकुलेन नजर आता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जा रहा था, जबकि वो आमतौर पर ऐसे गैदरिंग्स को एंजॉय करने वाला इंसान माना जाता था। वो जूली की तरफ देखता तक नहीं, बस शांति से बाहर निकल जाता है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। क्या इन दोनों के बीच सब ठीक नहीं? ये रूमर्स और तेजी से फैलने लगते हैं और अब सबकी नज़रों में वही एक थियरी बन चुकी थी, जेली और डिकुलेन के बीच किसी तरह का फॉलआउट हुआ है। लेकिन ये ट्विस्ट ऐसा था कि शायद किम मुजिन खुद गेम डेवलपर ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। एक हफ्ता बीत गया। डिकुलेन अब पूरी तरह ट्रेनिंग मोड में है। सुबह सुबह पुलअप्स करते हुए उसके मसल्स चमक रहे हैं। आदमी अब सच में फिनिश्ड फिजिक में दिख रहा है। अब उसकी रूटीन में सिर्फ मेमोराइजेशन और टेलीकाइनेटिक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि फिजिकल वर्कआउट भी शामिल हो चुका है। वो अपनी स्टैमिना बढ़ा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो लगभग मर ही गया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, खून खांसता हुआ, उसके चेहरे पर दर्द और झुंझलाहट। कोई भी नॉर्मल मेज उस एक्सपेरिमेंट से बच नहीं पाता, पर वो जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर है आयरन मैन एट्रीब्यूट। ब्रो लिटरली टोनी स्टार्क बन चुका है। असल में गणेश से मिलने के बाद उसने तय किया था कि अब उसे और ताकत चाहिए, तो उसने कोशिश की फायर कंट्रोल को अपनी टेलीकाइनेटिक पावर के साथ जोड़ने की, ताकि उसकी मेटल मैनिपुलेशन और तेज हो सके। लेकिन ये तरीका बेहद खतरनाक था। उसके शरीर पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया। उसी एक्सपीरियंस के बाद उसने फैसला किया, अब से वो अपने शरीर को भी ट्रेन करेगा। और इस तरह शुरू हुई उसकी वर्कआउट रूटीन। कई दिनों की मेहनत के बाद अब वो लिटरल डेविड लेड एस्थेटिक्स में दिख रहा है, मस्कुलर, शार्प और कॉन्फिडेंस। सुबह की ट्रेनिंग खत्म कर अब वो तैयार है क्लास जाने के लिए। सीन बदलता है। प्रोफेसर डिकुलेन अपने ऑफिस में बैठा है और एलन अंदर आता है, हाथ में एक सील्ड मैसेज लेकर। वो बताता है कि ये मैजिक टावर से आया है, किसी हाई रैंक सेंडर की तरफ से। डिकुलेन मैसेज खोलता है और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। 6 महीने बाद उसकी रिसर्च पर ऑडिट हियरिंग रखी गई है। मतलब अब उसे उस वक्त तक सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स तैयार करने होंगे। ये खबर उसके लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि इसका मतलब था उसकी रिसर्च अब स्क्रूटनी में है और लोग उसके काम पर शक कर रहे हैं। असल में गेम की कहानी में डिकुलेन को हमेशा हेड प्रोफेसर के रूप में दिखाया गया था, और उसका ये टाइटल ही उसकी पहचान थी। अगर वो ये पद खो देता है तो उसका घर लौटने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो तुरंत अपने प्रयोगशाला की तरफ बढ़ता है, उम्मीद में कि कुछ काम का मटीरियल मिल जाए। दरवाज़ा खोलते ही वो हैरान रह जाता है। कमरा एकदम अस्त व्यस्त, जैसे वहां किसी ने हमला कर दिया हो। हर चीज धूल से भरी, कागज बिखरे हुए, जगह बिल्कुल अनअटेंडेड लग रही थी। अगर डिकुलेन पहले यहां आता रहता तो वो इसे इस हालत में कभी नहीं छोड़ता। तभी उसकी नज़र एक कोने पर जाती है, एक गंदा सा स्पॉट जो बाकी सबसे अलग लग रहा था। वो सोचता है, क्या उसने यहां कुछ छुपाया था? वो खुद हाथ नहीं लगाता, बस अपनी टेलीकाइनेटिक मैजिक का इस्तेमाल करता है। कचरे को एक तरफ वो हटाता है और वहां से एक पुरानी बुक निकालता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, वो समझ जाता है ये डिकुलेन की ओरिजिनल लाइफ्स वर्क है, जिसे उसने किसी तरह एन्क्रिप्ट किया हुआ है ताकि कोई चुरा ना सके। पर हमारे डिकुलेन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसकी शार्प कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के दम पर वो उस एन्क्रिप्शन को तोड़ देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, बुक से एक गोल्डन ब्राइट लाइट निकलती है, जो बताती है कि ये रिसर्च कुछ बहुत बड़ा राज छिपाए हुए है। वो पन्ने पलटता है, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही है। लेकिन जितना गहराई में जाता है, उतना ही साफ होता है कि पन्ने फटे हुए हैं, अधूरे छोड़े गए हैं। ये रिसर्च पूरी नहीं है। वो किताब अधूरी होने के बावजूद किसी तरह चमक रही थी, जैसे उसके अंदर कोई रहस्य दबा हो। डिकुलेन की नज़र तभी एक छोटे से पेंडेंट पर पड़ी। उसमें एक तस्वीर थी, एफरेन ल्यू और उसके पिता की। बस उसी पल सब कुछ जुड़ गया। अब उसे समझ आया, एफरेन के पिता कभी उसके ही अधीन एक रिसर्चर थे, और यही वजह थी कि लूना फैमिली उससे नफरत करती थी, क्योंकि उस आदमी की शोहरत की कीमत एफरेन के पिता ने अपनी जिंदगी से चुकाई थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने किसी का घर तबाह कर दिया था और उस लड़की की जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन अब चीजें बदलने वाली थीं। डिकुलेन ने तय कर लिया,
वो इस अधूरे रिसर्च को खुद पूरा करेगा और जब ये मुकम्मल होगा उस पर उसके पिता का नाम भी होगा, एक को-ऑथर के तौर पर। ये शायद रिडेम्पशन की शुरुआत थी, एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी के कैफे पर। यहाँ कुछ कॉमनर स्टूडेंट्स साथ बैठे हैं, जैसे कोई छोटी सी फैमिली बना ली हो। एक दूसरे के लिए खड़े रहना अब जरूरी था, वरना नोबल स्टूडेंट्स उन्हें हमेशा नीचे गिराने में लगे रहते। तो एफ्रिन, तुम क्या सोचती हो? सवाल सुनते ही वो थोड़ा असहज हो जाते। आखिर वो खुद एक गिरी हुई नोबल है। अब ना तो घर है ना नाम, फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अब मैं भी तुम लोगों में से ही हूं। सामने बैठी ऑरेंज हेड लड़की खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर अब तुम हमारी रिप्रेजेंटेटिव हो। बाकी सब भी हामी भरते हैं और उसी वक्त एक लड़की बोलती है, हमें अब किसी प्रोफेसर से परमिशन लेनी होगी ताकि हमारा क्लब ऑफिशियली अप्रूव्ड हो जाए। सबके नाम आने लगते हैं। प्रोफेसर रायला, नहीं वो तो नोबल्स का प्रोटेक्टर है। प्रोफेसर कामिल, वो भी कॉमनर्स को नीचा समझता है। कोई बोलता है तो फिर प्रोफेसर डेक्युलन, और तभी सब थोड़ा हिचक जाते हैं। एफ्रीन उसी वक्त अपने सामने रखे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट को देखकर खो जाती है, जैसे कुछ भी ना सुनना चाहती। पर वो ऑरेंज हेयर्ड लड़की बड़े जोश से कहती है, हमें डेक्युलन से ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डेक्युलन किसी को स्टेटस से नहीं आंकता। और वैसे भी एक लड़का जोड़ता है, एफ्रीन को सजा से बचाया भी तो उसी ने था। एफ्रीन का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। तुम लोग गलत समझ रहे हो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो झुंझुलाकर वहां से उठ जाती है, लेकिन ऑरेंज हेड लड़की उसके पीछे भागती है। एक बार सोच तो लो प्लीज। एफ्रीन पलटकर कहती है, कुछ नहीं होने वाला। मैं उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि जूलिया अचानक जम जाती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एफ्रीन उलझन में पूछती है, क्या हुआ? और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसका दिल एक पल के लिए थम जाता है। वो वहां था, प्रोफेसर डेक्युलन, उसकी ठंडी निगाहें और वो शांत चाल। जूलिया तो तुरंत भाग जाती है, उसे वहीं अकेला छोड़कर। अब सब कुछ एफ्रीन के ऊपर था। वो गहरी सांस लेती है और अपने डर को निगलकर आगे बढ़ती है। प्रोफेसर डेक्युलन, क्या आप हमारे क्लब के लिए अप्रूवल दे सकते हैं? आवाज़ कांपती है, पर वो पीछे नहीं हटती। वो मानो कह रही हो, भले ही आप डराते हैं पर मैं अब भागूंगी नहीं। डेक्युलन एक पल के लिए उसे देखता है, फिर चुपचाप लेटर ले लेता है, पेन उठाता है और बिना कुछ कहे उस पर साइन कर देता है। डिटेल्स मेरे ऑफिस में भेज देना, बस इतना कहकर वो चला जाता है। एफ्रीन वहीं खड़ी रह जाती है, आंखें बड़ी, चेहरा हैरान। उसने सच में साइन कर दिया। जूलिया दूर से उछलती हुई आती है, तुमने कर दिखाया। पर एफ्रीन के मन में अब भी सवालों का तूफान है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? वो उसके साथ अजीब तरह से अच्छा बर्ताव कर रहा था, बिना किसी वजह के। सीन आगे बढ़ती है। अब क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है। प्रोफेसर डेक्युलन बोर्ड पर खड़ा है, काम और कंपोज्ड, और कह रहा है, एलिमेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो मैजिक की बुनियाद बनाती है। वो समझा रहा है कि कैसे बहुत से मेजेस आज भी कैटेगोरिकल और प्योर एलिमेंट्स के फ़र्क को ठीक से नहीं जानते। लेकिन उसी वक्त एफ्रीन की आंखें खाली हैं। वो सुन तो रही है, पर दिमाग कहीं और भटक रहा है। उसके मन में बस एक सवाल है, क्या ये आदमी सच में बदल गया है या फिर गिल्ट छिपाने का नया तरीका ढूंढ लिया है? वो सोचती है, जिसने मेरे पिता को मौत की तरफ धकेला, वो अगर सच में पछता रहा होता तो दुनिया के सामने सच बता देता। उसके होंठ हल्के से कांपते हैं, चेहरा तना हुआ। जूलिया उसकी बेचैनी देख लेती है। तो ठीक है ना? एफ्रीन थोड़ा चौंकती है। हाँ, कुछ नहीं। जूलिया हंसते हुए कहती है, लगता है उन नोबल्स को देखकर तेरा मूड खराब हो गया। एफ्रीन का चेहरा जम जाता है। उसकी नज़र उन स्टूडेंट्स पर जाती है जो सामने बैठे हैं, और उनके बीच सिल्विया भी है, वो लड़की जिसने उस दिन की घटना के बाद हर नोबल को उसके खिलाफ कर दिया। एफ्रीन बस गहरी सांस लेती है। छोड़ो, लेक्चर पर ध्यान देते हैं। डेक्युलन अब मैजिक सर्कल्स की बात कर रहा है। वो बड़ी बारीकी से समझा रहा है कि कैसे हर स्पेल में एक एक स्ट्रोक जोड़ने से उसका असर बदल जाता है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोइंग फायर। एफ्रीन उसे देखती है। उसे याद है पहले उसके लेक्चर्स बस शो ऑफ होते थे, अपने टैलेंट और अथॉरिटी दिखाने के लिए। लेकिन अब कुछ अलग था। अब उसमें सादगी थी, समझ थी, जैसे वो सच में जादू की खूबसूरती दिखाना चाहता था। यहाँ तक कि सिल्विया भी हैरान रह जाती है, जिसने अपनी नेचुरल प्रतिभा के कारण मैजिक की क्यूरियोसिटी खो दी थी। वो भी अब बच्चे की तरह मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। डेक्युलन एक पर्पल मैजिक सर्कल बनाता है, पानी वाले सर्कल को आग वाले सर्कल से जोड़ता है, और सबकी आंखों के सामने लिक्विड फायर बहने लगती है।
आग जो पानी की तरह बह रही है। ग्लास में सरसराहट फैल जाती है। हर कोई मंत्रमुग्ध। सिल्विया की आंखें चमक रही हैं। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डेक्युलिन शांत स्वर में कहता है, सच्चा मेज वो नहीं जो जादू को रट ले, बल्कि वो जो उसके पीछे के लॉजिक को समझे। लेक्चर खत्म होता है और एफरीन चुपचाप बैठी रहती है, जैसे उसे खुद पर यकीन न हो रहा हो। क्या ये वही आदमी है जिसे मैं राक्षस समझती थी? वो खुद को रोक नहीं पाती। उसकी नज़र उस पर टिक जाती है और उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलती है, बाहर से कुछ घटिया सी बातें सुनाई देती हैं। दरवाजे के उस पार कुछ नोबल खड़े हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सिल्विया के साथ हुई लड़ाई के बाद से उसका नाम हर गॉसिप का हिस्सा बन चुका है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उसकी नज़र फर्श पर पड़ी एक लिफाफे पर जाती है। उस पर लिखा है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। वो ठिठक जाती है। क्या ये मजाक है? क्योंकि उसे तो हर कोई नफरत करता है, फिर उसे स्पॉन्सर कौन करेगा? वो सोचती है कि ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी में उस लिफाफे को उठा लेती है। और जब वो मैजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है, रिसेप्शनिस्ट उस सील को वेरीफाई करता है और कहता है ये असली है। इफरीन वहीं खड़ी रह जाती है, चेहरे पर हैरानी और फिर एक धीमी सी मुस्कान फैलती है। उसकी आंखें भर आती है। वो अपने गालों को खींचती है। क्या मैं सपना देख रही हूं? फिर अचानक चारों तरफ देखती है। डरती है कहीं किसी ने उसे खुश होते हुए देख ना लिया हो। ये फ्रेन उस टेबल के नीचे सिमटी बैठी है। हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी जाना वो अब 1 लाख ELN की मालकिन है, जो कि असल में 100 मिलियन के बराबर है। उसकी सांस अटकती है। नहीं, ये तो जरूर कोई गलती है। वो जल्दी जल्दी अपना बैग समेटने लगती है, जैसे कोई अपराध कर लिया हो और अब भागना पड़ेगा। वो सोचती है अगर किसी को पता चल गया तो। कर्मचारी भी उसे अजीब नजरों से देख रहा है। फिर घबराहट में इफरीन का सिर टेबल से जा टकराता है। फिर वो ठहरती है, माथा सहलाती है और धीरे धीरे एहसास होता है ये सपना नहीं है। वो हंसने लगती है। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, उस लड़की के लिए जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया गया, जिसे हर बार नीचा दिखाया गया। आज किसी ने उसकी काबिलियत पहचानी थी। अब सीन बदलता है उकान मैनर में। डेक्युलिन की बहन गुस्से में उबल रही है। एक नौकर उसके सामने सिर झुकाए कहता है, सर, अभी फ्रेन शर्ट्स और ये विल के ऑक्शन साइड की तरफ जा रहे हैं। वो झटके से सिर उठाती है। फिर से? पिछले साल ही 10 मिलियन ELN उड़ा दिए थे उस पागल ने। उसकी भौहें सिकुड़ती हैं। इस बार पता नहीं क्या बर्बाद करेगा। सीन शिफ्ट होता है ऑक्शन हाउस के VIP रूम में। डेक्युलिन शांत बैठा है, चेहरे पर एक ठंडी सी उम्मीद। वो किसी मेटल का इंतजार कर रहा है, वो रेयर मेटल जो उसकी टेलीकिनीज मैजिक को पूरा कर सके। अब तक वो वुड स्टील से काम चला रहा था, पर आज असली चीज मिलने वाली है। और तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी है जूली। वो गुस्से में सुलगती हुई उसकी तरफ बढ़ती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेक्युलिन एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शायद वही जो हर कोई करता है, कुछ खरीदने आया हूं। जूली की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों है। वो सिल्विया और इफरीन वाली घटना की बात छेड़ती है। तुम्हें याद है ना, तुमने उन्हें कमिटी के सामने पेश किया था? डेक्युलिन शांत स्वर में जवाब देता है, पुरानी बात है, अब उसका जिक्र क्यों? जूली दमदमाते हुए कहती है, क्योंकि तुम वही गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा एटीट्यूड लोगों के सपने तोड़ देता है डेक्युलिन। उसकी आवाज में एक आखिरी चेतावनी है और उसके शब्द एक विदाई की आहट। डेक्युलिन बस उसे देखता रहता है। मन ही मन सोचता है, अच्छा ही है, शायद अब ये रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानता है ये लड़की उसके लिए एक डेथ फ्लैग है। जिस दिन ये शादी हुई उसी दिन उसकी मौत तय है। वो चुप रहता है जब तक जूली मुड़कर जाने लगती है। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम यहां सिर्फ मुझे परेशान करने आई हो? जूली चौंकती है, फिर झेप जाती है, नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ खरीदने आई थी। वो पलटकर चली जाती है, पर चेहरा हल्का सा लाल है। डेक्युलिन उसकी झुझलाहट देखकर सोच में पड़ जाता है। ये एक्सप्रेशन तो थोड़ा प्यारा था। फिर झटक कर सिर हिलाता है, नहीं नहीं, ये तो डेक्युलिन की यादें बोल रही हैं, मुझे खुद को काबू में रखना होगा। तभी स्पीकर्स पर आवाज गूंजती है, अटेंशन, द ऑक्शन इज अबाउट टू बिगिन। डेक्युलिन गहरी सांस लेता है। सारे उलझे हुए ख्यालों को पीछे छोड़कर वो ऑक्शन हॉल की ओर बढ़ता है। पहली ऑब्जेक्ट सामने आती है, एक नायाब वास, पूर्वी कारीगरों द्वारा बनाया गया मास्टरपीस। उसकी सतह से उठती सुनहरी रोशनी डेक्युलिन की आंखों में चमक बनकर उतरती है, ठीक वैसी ही जैसी उसने अपनी रिसर्च में देखी थी। नीलामी हॉल में सन्नाटा फैल गया था। हवा में बस उस चमकती हुई रोशनी की झिलमिल थी, वही रोशनी जिसने डेक्युलिन को यकीन दिला दिया था कि ये चीज उसे लेनी ही है। होस्ट ने बारी बारी से बोली लगाने वालों को आमंत्रित किया। आवाजें उठीं, 2 मिलियन, 2.4,
और फिर 2.5 मिलियन एल। सारा हॉल थम गया। डेकुलिन की आवाज भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 1 सेकंड बाद सोल्ड। वो महंगा वास उसी पल उसी कीमत पर बिक गया। पर असल वजह सिर्फ दिखावा नहीं थी। उस वास की असली वैल्यू पैसों से कहीं ज्यादा थी। और वैसे भी इस आदमी के अकाउंट में 200 मिलियन पड़े हैं। नीलामी आगे बढ़ी। डेकुलिन ने एक एक करके कई कीमती चीजें खरीद लीं। एक खास रिंग, जादुई कैंची की जोड़ी और एक रून नेकलेस। लोग दंग थे। ये प्रोफेसर आखिर कर क्या रहा है? पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने बोली लगाई 5.5 मिलियन। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। उसकी मंगेतर जूली के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी नज़र में वो एक अटेंशन सीकर था जिसे बस अपनी शोहरत की पड़ी थी। लेकिन जूली खुद भी यहाँ एक मकसद लेकर आई थी। उसे चाहिए था विंटर्स फायर, वो चीज़ जो पूरे राज्य में बस नाम से जानी जाती है। और फिर मंच पर रखा गया वो आखिरी ऑब्जेक्ट, इतिहास की एक जिंदा निशानी, प्रकृति का जादू, द विंटर्स फायर। जैसे ही वो स्नो फ्लेयर स्टोन उजागर हुआ, पूरा हॉल उसकी चमक में डूब गया। नीला सफेद उजाला दीवारों पर नाचने लगा। जूली और डेकुलिन दोनों की आंखें उसी पत्थर पर टिक गईं। वो धातु इतनी दुर्लभ थी कि उसे पाने के लिए लोग जान दे दें। कहा जाता है इसमें ठंड और गर्मी दोनों की शक्ति बसी है। सिर्फ ड्रैगन बोन्स ही इसकी बराबरी कर सकते हैं। बोली शुरू हुई। 25 मिलियन, 28, 30 मिलियन। जूली की मुस्कान खिल उठी। वो जीतने ही वाली थी, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी। 31 मिलियन। सबकी नजर उस आदमी पर गई। डेकुलिन। जूली के चेहरे से हंसी उड़ गई। वो जानबूझकर मुझे रोक रहा है, वो बुदबुदाई। उसने झट से बोली लगाई। 32 मिलियन। डेकुलिन में बिना झिझक कहा 33 मिलियन। पूरा हॉल तनाव से भरा था। लोग सोच रहे थे, क्या प्रोफेसर ये पत्थर अपनी मंगेतर को गिफ्ट करना चाहता है या बस उसे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है? डेकुलिन को धीरे धीरे एहसास हुआ वो अब सीधे अपनी मंगेतर से ही भिड़ा हुआ है। अगर वो ये स्टोन ले गया तो ये औरत उसे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। पर अगर उसने हार मान ली तो 3 साल बाद इस स्टोन के दोबारा मिलने की कोई गारंटी नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोला 42 मिलियन। सन्नाटा छा गया। सोल्ड। तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। लोग हंस रहे थे। क्या जबरदस्त मुकाबला था। और सच तो ये था, दोनों बस अपनी अकड़ दिखा रहे थे। सबको लगा डेकुलिन ने ये स्टोन जूली को देने के लिए खरीदा, पर जूली की आंखों में सिर्फ जलन थी, चेहरा लाल, सांसें तेज। पिछले साल की याद लौट आई, उसी दिन जब उनकी सगाई थी। डेकुलिन ने तब भी उसे ढेरों गहने, सोने चांदी की चीजें दी थीं, पर जूली के लिए वो सबसे घटिया दिन था। उसके चेहरे पर वही तिरस्कार फिर लौट आया, क्योंकि इतनी दौलत के बावजूद डेकुलिन ने उसे वो एक चीज कभी नहीं दी, इज्जत। उस दिन वो हॉल छोड़कर चली गई थी और उस पल से उनके रिश्ते में बस नफरत बची। बाद में भले ही उसे कैप्टन का दर्जा मिला हो, लेकिन उसके पीछे लोग फुसफुसाते रहे, वो तो प्रोफेसर की मंगेतर है, कहाँ टैलेंट, कहाँ सिफारिश। और वो जानती थी ये सब अफवाहें उसी ने फैलवाई थीं। डेकुलिन ने। उसकी आंखों में नफरत की आग फिर से जल उठी। उस दिन जूली ने ठान लिया था ये आदमी मेरे प्यार के काबिल नहीं है, और आज वही एहसास फिर लौट आया। दिल में वही जलन, वही तिरस्कार। लेकिन तभी डेकुलिन उसकी ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन, इतना अजीब कि जूली खुद हैरान रह गई। वो शांत आवाज में पूछता है, क्या तुम भी उस स्नो फ्लेयर स्टोन के पीछे थी? जूली की आंखों में गुस्से की लपट उठती है। वो इसे फिर एक उकसावे की तरह लेती है। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो तड़प कर कहती है। लेकिन तभी डेकुलिन के होठों से वो शब्द निकलते हैं जिन्हें सुनने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आई एम सॉरी। जूली जम जाती है। उसके कानों में गूंजती है वही आवाज, बार बार, मैं माफी चाहता हूं। वो कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रह जाती है, उस आदमी को जो अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगता। डेकुलिन बस हल्के से झुकता है और धीरे से वहां से चला जाता है। जूली वहीं खड़ी रह जाती है, दिल और दिमाग दोनों शौक में। उसने माफी क्यों मांगी? क्या वो सच में बदल गया है? हर सवाल उसके मन में टकराने लगता है। वो वहीं से निकलती है और सामने से आती है उसकी बड़ी बहन जोसेफिन रॉयल हार्ट में। वो कहती है, आओ चलो मेरे साथ, और दोनों बहनें निकल पड़ती। दूसरी तरफ डेकुलिन अब अपने घर पहुंच चुका है। उसके चेहरे पर सुकून है, पर जैसे ही नौकरानियां दरवाजा खोलती है वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। माय लॉर्ड, लेडी यूरियल आई। बस इतना सुनना था, डेकुलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पलटा और उसके पीछे खड़ी थी उसकी हाफ सिस्टर यूरियन। उसकी आंखों में तूफान था। तुमने फिर इतनी रकम उड़ा दी, वो गरजती है। मैं उसे माइनिंग में लगाने वाली थी और तुमने उसे किसी बेवकूफ़ी भरी नीलामी में फूंक दिया। डेकुलिन समझता है अब जरा सी गलती और वो मर जाएगा। वो घबराए हुए स्वर में कहता है, सुनो, मैंने कुछ ऐसा खरीदा है जो हमें मुनाफा देगा, 2 गुना। लेकिन यूरियल का गस अब बाल पर था।
तुम मुझे क्या समझते हो, कचरा? उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। हर बार तुम्हारे किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। उसके आसपास की हवा लाल चमक से भर उठती है, एक जलती हुई रेड ऑरा जिसके बीच उसकी आवाज कांपती हुई पर तेज थी। तुमने हमारे माता पिता की मौत के बाद इस घर को बर्बाद किया और आज फिर 150 मिलियन एक दिन में उड़ा दी। निकोलिन के अंदर खतरे का एहसास जाग उठा। उसकी विलन्स फेट एट्रीब्यूट सक्रिय हो गई, मतलब मौत उसके बेहद करीब है। वो उसके आसपास सुनहरी आभा देखता है, एक चेतावनी या शायद मौका। अगर इसे सही संभाला तो शायद जान बच भी जाए, वो सोचता है। फिर भी वो बेवकूफ़ी भरे आत्मविश्वास से कहता है, रिलैक्स यूरियल, सब ठीक हो जाएगा। यूरियल फट पड़ी। ठीक, तुम्हारी वजह से हम कर्ज में हैं। मैं दिन रात मेहनत करती हूं और तुम कहते हो सब ठीक है। तुम एक जुआरी कमीने। डेकुलिन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेड ऑफ द हाउस बना दूं। कमरा चुप हो गया। यूरियल की सांसें रुक गईं। क्या? डेकुलिन ने शांत लहजे में दोहराया। हाँ, घर की बागडोर अब तुम्हारी। वो अविश्वास में उसे देखती है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, वो कहता है, अगर चाहो तो मैं इसकी कसम भी खा लूं। यूरियल की आंखों में झटका था। वो जानती थी कि ऐसा शपथ लेना मौत को बुलाना है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो बुदबुदाई। डेकुलिन बस मुस्कुराया। अगर तुम भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं। आखिर में यूरियल ने कहा, ठीक है, मैं मान लेती हूं, लेकिन अगर तुमने एक भी वादा तोड़ा तो इस बार मैं खुद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मुड़ी, दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से बाहर चली गई, अपने भाई की एक और गलती को सुधारने के लिए। यूरियल के चले जाने के बाद डेकुलिन हल्की राहत की सांस लेता है। सिस्टम में उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक मौत को रोकने के लिए। उसके चेहरे पर एक छोटा सा सुकून झलकता है, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। वो सोचता है अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो उसकी आज़ादी अब दूर नहीं। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके पीछे से आती है, गणेशा। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तो सच में तुम बदल रहे हो डेकुलिन? उसका आना अचानक था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो आगे बढ़ती है, हंसते हुए कहती है कि उसे खेत है बिना बुलाए आने का, पर जो उसने अभी देखा वो सोच भी नहीं सकती थी। डेकुलिन बस कंधे उचकाकर कहता है, कुछ खास नहीं था, मेरी बहन मुझसे बेहतर हाउस हेड बनेगी। गणेशा फिर अचानक सच उजागर करती है। वो बताती है कि यूरियल उकलानी परिवार की असली ब्लड लाइन से नहीं है। ये सुनकर डेकुलिन जैसे जम सा जाता है। उसके चेहरे से सारे भाव गायब, क्योंकि ये बात ओरिजिनल गेम में कहीं नहीं थी। गणेशा आगे कहती है, उस लड़की में उकलानी परिवार का एक बूंद खून भी नहीं है। डेकुलिन जानता था कि वो दोनों सीधे रिश्तेदार नहीं हैं, पर यह सुनना कि कोई ब्लड कनेक्शन ही नहीं, ये बात उसके अंदर कुछ तो हिला देती है। गणेशिया मुस्कुराकर याद दिलाती है, तुम ही तो थे जिसने इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। लेकिन डेकुलिन शांत स्वर में जवाब देता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया सुनकर गणेशा थोड़ी हैरान होती है, पर अंत में सिर हिलाकर कहती है कि वो ये बात गुप्त रखेगी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वो एक और खबर छोड़ जाती है। 6 स्नेक हेड्स हरकत में आ चुके हैं। वो बताती है कि ये लोग एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और हर एक के सिर पर लाखों का बाउंटी लगा है। वो खिड़की से छलांग लगाने से पहले ठहरती है। डेकुलिन, वो लोग उस आइटम के पीछे हैं जो तुमने ऑक्शन में खरीदा था। सावधान रहना। तुमने हाल में अपने मैजिकल डिफेंस को बहुत नज़रअंदाज किया है और बस वो रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। पीछे छोड़ जाती है एक सफ़ेद रुमाल जो हवा में हल्के से लहराता है। डेकुलिन हैर देर तक वहीं खड़ा रहता है। सच सामने है, पर उसका चेहरा वैसा ही शांत, क्योंकि असल में वो असली डेकुलिन तो है ही नहीं, और चाहे यूरियल खून से उसकी बहन हो या नहीं, उसके लिए वो हमेशा परिवार ही रहेगी। दूसरी तरफ डेंस जंगल में गणेशिया और उसके साथी कैंप फायर के पास बैठे हैं। आग की रोशनी में उनके चेहरे झिलमिला रहे हैं और बात चल रही है डेकुलिन के बदले हुए रवैये की। एक साथी हंसकर कहता है, तुम्हें तो वैसे भी हैंडसम मर्दों के लिए हमेशा सॉफ्ट स्पॉट रहता है। गणेशा की भौहें चढ़ जाती हैं, अगर ज्यादा बोले तो टुकड़ों में काट दूंगी। सभी हंस पड़ते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। तभी एक एडवेंचरर जूलिया की रिश्तेदार बोल उठती है, मुझे तो यकीन नहीं होता, डेकुलिन अब इंसानों जैसा लगने लगा है। गणेशा ये मुस्कुराकर कहती है, वो सच में बदल गया, अब हमें उसके लिए कोई मैजिक स्लेब ढूंढने की जरूरत है। फिर सबको आदेश देती है कि आज जो भी सुना वो किसी को ना बताए, और फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक सक्रिय होता है। एक चमकीली रोशनी आसमान में उठती है और पूरी टीम गायब हो जाती है।